मनोज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। इस बार देखिए, युवाओं को और महिलाओं को भी विभागों के बंटवारे में जगह दी गई है। युवाओं पर भी बहुत भरोसा जताया गया, जैसा कि मंत्रिपरिषद में हमने देखा। विभाग बदल भी दिए गए, लेकिन ये जो एक इस बार का समीकरण रहा है युवाओं का और महिलाओं का विभागों के बंटवारे में भी, इसका असर कैसा होगा ये विभागों के बंटवारे पे, और कैसा कामकाज इससे बहुत बेहतर होगा? क्योंकि एक छाप भी शायद छोड़ने की कोशिश होगी इस विभागों के बंटवारे से बीजेपी की। एक बात पहले तो स्पष्ट कर लिया जाए कि भारत अब युवाओं का देश है। हाँ। कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो युवाओं की बात नहीं करेगा, नौजवानों की बात नहीं करेगा, तो पहली बात उसका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। पूरे दुनिया में भारत अब सबसे अधिक युवा देश है, सबसे अधिक नौजवान देश है। तो एक तो नौजवानों की भागीदारी अधिक है और अधिक होनी चाहिए, यह स्पष्ट होना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल में। क्योंकि अब जो देश जिस कालखंड में हो और उसमें जिसकी अधिकता हो, जिसकी प्रमुखता हो, जिसकी जनसंख्या अधिक हो, उसको तरजीह दिया जाना चाहिए। तो यदि युवाओं को तरजीह दिया गया है तो ये एक अच्छा कदम है सरकार का, पहली बात। दूसरी बात कि युवा ऊर्जा से ओतप्रोत होता है, ये उम्मीद किया जा सकता है। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो परफॉर्मेंस बेस्ट है, परफॉर्मेंस देखा जाए। लेकिन युवा आए हैं, अगर युवा अच्छा कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से युवाओं के कार्य को तरजीह भी मिलेगी। अच्छा मनोज जी, आपके अनुभव के तौर पर मैं जानना चाहूंगी, आपके हिसाब से वो कौन कौन से चेहरे इस विभागों के बंटवारे में आप देख पा रहे हैं जिनके लिए चुनौतियां हो भी सकती हैं, और वो चेहरे भी जो बहुत बखूबी अपना काम अपने अनुभव से आगे बढ़ाकर सारी कठिनाइयों को पार भी कर सकते हैं? देखिए, पहले एक नारा लगता था, 3 चीज, रोटी कपड़ा और मकान, चिकित्सा की बात होती थी। तो चिकित्सा विभाग आदरणीय हमारे हम सबके मित्र ब्रजेश जी को दिया गया है। ब्रजेश जी कोरोना काल में, हम सब इस बात को मानते हैं, कोरोना काल में उन्होंने सरकार से इतर कबीर की तरह वही निंदक नियरे राखिए, हम तो अच्छा कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो भाई सरकार ने, योगी जी ने उनको मंत्रिमंडल में वही विभाग दे दिया जिसके लिए उन्होंने पत्र लिखा था। इसी लखनऊ में इतिहासकार, बड़े इतिहासकार हम सब के बीच के योगेश प्रवीण जी गुजर गए और ब्रजेश जी सीएमओ को फोन करते रहे। उनका क्या, हम सब बहुतों का अनुभव है, हम लोग भी फोन करते रह गए, कोरोना काल में बहुतों की मदद करना चाहते थे, बहुत सारे साथी असमय चले गए तो उनकी मदद नहीं हो पाई। तो शायद उन्होंने उस दर्द को शिद्दत से समझा और मुख्यमंत्री जी ने उस दर्द की वजह से उन्हें वो विभाग भी दिया है कि शिद्दत से उसमें काम करें। चिकित्सा बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, भाई बहुत सारे संगठनों का विरोध भी अभी भारत में और उत्तर प्रदेश में भी शैक्षणिक रूप से अभी ढांचा नहीं तैयार है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए। 86 में एक बार नई पॉलिसी आई थी, ढांचा चरमरा गया। 2021 में फिर नई पॉलिसी आ गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ढांचा चरमरा रहा है। विश्वविद्यालयों में कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन न तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और न ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं और कोरोना काल में एनईपी लागू हुआ है, तो हम तो देखते हैं कि भाई शिक्षा दूसरे नंबर पर है। बेसिक शिक्षा में अगर आप देखें तो बेसिक शिक्षा भी बड़ा चुनौतियों का विषय है। पिछला कार्यकाल जो पहली वाली मंत्री जी थी वो किन्हीं कारणों से बीच में चली गई, सतीश जी आए, सतीश जी ने भी करने का प्रयास किया। और जो मैंने महसूस किया, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि अगर ब्यूरोक्रेसी पर लगाम नहीं रहा, ब्यूरोक्रेसी पिछले तरीके से काम करती रही, तो शायद शिक्षा में, या जैसे एक मंत्री पद पर होते हुए भी ब्रजेश जी का फोन नहीं उठाया गया, बहुत सारे लोग अपना दर्द बयां कर सकते हैं, उनके फोन नहीं उठाए गए। तो अगर ब्यूरोक्रेसी पर लगाम नहीं लगा, ये सेकंड टर्म है, 2-0 है, तो सबसे अधिक अगर आवश्यकता किसी बात की है तो वो ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने की जरूरत है। शिक्षा पर, चिकित्सा पर और नौजवानों के रोजगार पर। अभी देखा, आज हमने अखबारों में देखा कि 20,000 भर्तियों के लिए कहा गया है, ये अच्छी पहल है, क्योंकि नौजवान युवा जो है वो डिग्री लेकर के आ रहा है, तो उसे रोजगार मिलना चाहिए, नए रोजगार का सृजन होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, चिकित्सा है, शिक्षा है, रोजगार है, इनका सृजन होना चाहिए। अभी मनोज जी, मैंने कुछ चेहरों के नाम आपसे लेने चाहे थे कि जो आपको लग रहा है इस बार के विभागों के बंटवारे में आपके हिसाब से बहुत सही साबित हो सकते हैं, और कुछ ऐसे चेहरे जिनके लिए बहुत चुनौतियां हो सकती हैं, कुछ वो नाम। देखिए, कुछ पुराने मंत्रियों को छोड़ दीजिए। देखिए, इसका बड़ा स्पष्ट जवाब दे पाना तो बड़ा कठिन है। कुछ पुराने मंत्रियों भाई जिनका परफॉर्मेंस रहा है, जो पुराने मंत्री हैं, पुराने मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो जितने विभाग हैं, जैसे चिकित्सा है, चिकित्सा शिक्षा है, ब्रजेश जी के लिए नया है। ब्रजेश जी पिछली बार कानून
कानून मंत्री थे, न्याय के मंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी, और हमने पहले कहा कि जिस दर्द को उन्होंने शिद्दत से महसूस किया उसी दर्द का विभाग अब उनके पास है। तो ये उम्मीद किया जा सकता है, वैसे ऊर्जावान है और ऊर्जा से ओतप्रोत रहते हैं। कोरोना काल में हम सब ने देखा उन्होंने आगे बढ़ करके कोरोना काल में लोगों की मदद की। तो ब्रजेश जी का जो विभाग है, जिसको शिद्दत से उन्होंने दर्द को महसूस किया, उसमें काम करेंगे। योगेंद्र उपाध्याय जी आए हैं, हाँ। गुलाबो देवी जी हैं। अब ये गुलाब देवी जी पिछली मंत्रिमंडल में भी थी। हाँ। तो एक जिम्मेदारी, शिक्षा भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बेसिक शिक्षा की जिम्मेदारी भी जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी है। और परिवहन व्यवस्था भी अगर ठीक ठाक हो, चूंकि देखिए कार्बन का उत्सर्जन बढ़ रहा है। हाँ। और पर्यावरण बहुत बड़ी एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और परिवहन में चीजें बहुत आसान हो, ये भी दयाशंकर जी के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। और वो छात्र संघ के नेता रहे, भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न संगठन के पदों पर रहे हैं, उनका भी एक अनुभव है, एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। और जो लोग रखे गए, जो लोग मंत्रिमंडल में हैं, हाँ। ऐसा नहीं है, उनके राजनीतिक अनुभव बड़े हैं। हमने पहले कहा आपसे कि राजनीतिक अनुभव ही व्यवहारिक अनुभव में जब मंत्री पद के रूप में आता है, अब व्यक्ति आसीन होता है, किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद पर जब आसीन किया जाता है तो मंत्री पद पर उन चीज़ों को जो परेशानियां या जो सामाजिक व्यवस्थाएं या जो ताना बाना या व्यवस्था में जो व्यवस्थागत खामियां या अच्छाइयां उन्होंने देखा, उन चीज़ों को लागू करने का, पॉलिसी बनाने का एक अवसर मिलता है। तो इन नए मंत्रियों को लोक निर्माण है, जितिन प्रसाद जी को दिया गया है, वो कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस में भारत सरकार में भी मंत्री रहे हैं। यहाँ एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पिछली बार योगी जी ने एक शपथ लेते हुए उन्होंने कहा था कि 100 दिन में पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाए। ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। बहुत बड़ी चुनौती है। कुछ विभागों का जिक्र जैसे कर दिया।